माँ की ममता। ये एक भावनात्मक कहानी है। एक छोटे से कस्बे में कुलदीप नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। कुलदीप की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। कुलदीप स्वभाव से थोड़ा शर्मिला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं हैं। इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर कुलदीप को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। कुलदीप ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। कुलदीप की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कुलदीप के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोजी और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुमने लगा। उस अलमारी में कुलदीप के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। कुलदीप एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से कुलदीप उसे पढ़ने लगा। आदरणीय मैडम, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा कुलदीप पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से कुलदीप की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। अंततः हम इसे अपने स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि कुलदीप का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। कुलदीप जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था, वो एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज कुछ भी मेरे पास है। मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार मुझे दिया है, मैं उसका ऋण चुकता करना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो कि मैं अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, नहीं माँ, मैं आपसे प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। उसने बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो ज़रूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपने माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है। जहाँ वो सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने और पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुआ। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीली बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे
तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितने रातों को मेरे खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है। अब वह किए पर शर्मिंदा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। मेरी झूठी माँ कहानी सुनेंगे तो आप भावुक हो जाएंगे। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बच्चा था। मैं एक गरीब परिवार के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी। जब वह मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वह कहती थी, यह चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। वह था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने ये देखा था कि मेरी माँ दृढ़ निश्चयी है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ मिलेंगी वह मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह थोड़े से मछलियों का सूप बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता, जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपने थाली में से मछली खाने को कहता तो वो कहती, उसे ऐसी हड्डियों पर चिपका मांस ही पसंद है। वह था माँ का दूसरा झूठ। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू किया। इस काम से उसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दी आई। एक रात में अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद आती है। वह था माँ का तीसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतज़ार किया। जैसे ही घंटी बजी, जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई, जो उसने पहले से ही मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरे माँ से प्यार से ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वह था माँ का चौथा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब माँ को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था, बिना कष्ट के दिन नहीं। हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती देख एक सज्जन आदमी था जो मेरे घर के पास रहता था। वो हमारी मदद के लिए आया। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देता। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसी ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन मेरी माँ जो जिद्दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा,
मुझे मेरे प्यार की ज़रूरत नहीं है। वह था माँ का पांचवा झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पा ली तो मेरी बूढ़ी माँ के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया था। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था। लेकिन वह पैसे न लेने की जिद करती। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती। माँ कहती, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। वह था माँ का छठा झूठ। स्नातक डिग्री होने के बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली जिसे कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफ़ी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। वह था माँ का सातवां झूठ। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं, जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपने प्यारी माँ से मिलने घर गया। ऑपरेशन के बाद वह बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। माँ, जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वह इतनी कमज़ोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इतना कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वह था माँ का आठवां झूठ। अपने जीवन का यह आखिरी झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी माँ और उसके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। ये एक रुला देने वाली कहानी है। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 70 वर्ष की उम्र में कमला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ दिन रात अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा
माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको, यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में कमला देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, कमला देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कमला देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुकी है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, वो तो अब बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कमला देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। किसी ने सच ही कहा है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।